लास्ट क्लास आई टॉट यू अबाउट द एनैंशियोमेरिक एक्सेस, मैंने आपको बताया था। अब उसके आगे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल्स टू एनैंशियोमेरिक एक्सेस, which is equals to concentration of R minus concentration of S upon concentration of R isomer plus concentration of S isomer. For example, किसी एक रेशमिक मिक्सचर में मान लो दो आइसोमर्स हैं। एक रेशमिक मिक्सचर के अंदर आइसोमर्स हैं, ये हो गया इधर लिख देता हूं मैं H, इधर D, इधर CH3 और यहाँ पर F सपोज। सो दिस इज 1 2 3, तो ये यूं घूमेगा। यदि इस पे मैं प्रायोरिटीज दे दूं तो दिस इज अ काइंड ऑफ S आइसोमर। और यदि दो की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देता हूं तो इसी का आइसोमर बन जाएगा। मैं यहाँ पे D कर देता हूं और यहाँ पे H कर देता हूं, तो दिस विल बी R फॉर्म। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो खुद करके कि ये R फॉर्म है या नहीं है। याद करो मैंने तुमको बताया था, दिस इज F, दिस इज C। तो F मतलब हो गया यहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी, F मतलब हो गया 1 प्रायोरिटी, CH3 बोले तो 2 प्रायोरिटी, H बोले तो 4th प्रायोरिटी और D मतलब 3rd प्रायोरिटी। इनको इंटरचेंज कर लो पोजीशंस को, जिससे कि आप नॉमेनक्लेचर कर पाओ। तो यदि इंटरचेंज करोगे तो 4 को यहाँ पहुंचाना है तुमको नॉमेनक्लेचर के लिए, तो 4 को यहाँ ले जाते हैं, 3 को यहाँ ले जाते हैं। 3 इधर आ जाएगा, फिर 3 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ। मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करने चाहिए। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो ये यूं जाएगा, तो ये हो जाएगा R फॉर्म। सो दिस इज R फॉर्म। नाउ you see the concentration of S form and concentration of R form. The optical purity will be equal to, or enantiomeric access is equals to concentration of R form minus concentration of S form upon concentration of R form plus concentration of S form. So this is one of the formulas of optical purity or enantiomeric access. आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। एक और फॉर्मूला होता है enantiomeric access का या फिर optical purity का, and that is observed rotation upon specific rotation of pure enantiomer into 100. This is also pure purity or enantiomeric access. If observed rotation of plus glyceraldehyde is 8.4 degrees and observed rotation of mixture of and observed rotation of mixture of plus glyceraldehyde and minus glyceraldehyde is equal to 1.4 degrees. ऑब्जर्व को काट के स्पेसिफिक कर देता।
is 1.4 degrees, then calculate enantiomeric axis. Also calculate percentage of plus glyceraldehyde and minus glyceraldehyde. Also calculate percentage of plus glyceraldehyde and minus glyceraldehyde in mixture. In mixture. Try this. इस फॉर्म में एक जो चीज है वो समझना तुम, वो ये कि डी ग्लूकोज में दोनों OH यदि आप देखो तो एक ही तरफ, एल ग्लूकोज में ये OH अपोजिट साइड, ठीक है। एक बात और समझो बेटा, जब हमने डी और एल फॉर्म देखा तो हमने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि इसके ऊपर क्या है, सच बोले तो देते भी नहीं। हमें सिर्फ बॉटम कार्बन से मतलब है, बॉटम दो कार्बन में दो OH राइट साइड में तो डी फॉर्म लिख देंगे, और यदि एक राइट में और एक लेफ्ट में तो उसको हम एल फॉर्म लिख देंगे। ऊपर वाले फॉर्म से कभी भी कोई मतलब नहीं होता है। ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नॉमेनक्लेचर है जिसका आज की दुनिया में कोई प्रयोग हम नहीं करते एक्सेप्ट नेमिंग फॉर शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स। वो भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक या अब साइंटिफिक नहीं रह गया, बिकॉज दिस नॉमेनक्लेचर वाज डन ओनली फॉर वन सेंटर। सिर्फ एक ही सेंटर के लिए नॉमेनक्लेचर चलता था, वो कौन से? ये दो सेंटर्स के लिए, इन दो सेंटर्स के लिए। समझ रहे हो बात को? ये दो सेंटर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते थे कैसे है, या सेंटर यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ इसी सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, इस सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, बाकी सेंटर्स पे क्या चल रहा है इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो डीएनएल फॉर्म ऑफ नॉमेनक्लेचर इज मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नॉमेनक्लेचर, सबसे ज्यादा पुराना फॉर्म ऑफ नॉमेनक्लेचर है जिसका कोई एज सच यूज नहीं है। बट इसका एक बड़ा यूज ये है कि इस साल आईआईटी में इस पे क्वेश्चन आ गया था और वो क्वेश्चन ने सब घुमा फिरा के रख दिया। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में उसने डी फॉर्म के आइसोमर्स पूछ लिए थे। अब देन डी फॉर्म के आइसोमर का पूछने का मतलब ये है कि आपको इन OH को नहीं हटाना है। डी फॉर्म के आइसोमर पूछ रहा है मतलब हरदम डी फॉर्म बना रखना है, मतलब इन दोनों को राइट में ही रखना था। समझ रहे बात को? इन दोनों को आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में राइट में ही रखना चाहिए था, वरना वो डी फॉर्म नहीं रह जाता। अब कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं तुमको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिकॉज साइक्लिक फॉर्म बना करके फिर उसके आइसोमर्स उसने फॉर्म पूछे थे डी फॉर्म में। तो साइक्लिक फॉर्म बनाना मैं तुम्हें कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में सिखाऊंगा, अभी मैंने तुम्हें डी फॉर्म बताया है, ठीक है। अब डी फॉर्म की सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि वो आखिरी के दो सेंटर्स के बारे में मतलब आखिरी के सेंटर के बारे में बात करता है, बल्कि डी फॉर्म की एक और प्रॉब्लम है और वो ये है कि और दूसरी जो प्रॉब्लम है इसमें वो ये है कि ये सिर्फ बात कर रहा है एक सेंटर की एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यदि मान लो कोई ऐसा फॉर्म आ गया, मान लो कोई ऐसा फॉर्म आ गया जिसमें कि एक सेकेंड रुको, इधर COH कर दिया, अभी देखो ये एक तरीके से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है किसका? किसी एक कार्बोहाइड्रेट का। यदि कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पे बेटा CH2OH ग्रुप हो जाता और यहाँ पे जो ग्रुप होता वो हो जाता CHO ग्रुप। यदि उसको मैं ऑक्सीडाइज कर दूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो दोनों ऊपर के ग्रुप जो है COH में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये दोनों ही ग्रुप यदि COH में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इसको मैं कौन सा एसिड बोलूं, डी फॉर्म बोलूं या एल फॉर्म बोलूं, ये नहीं समझ पाऊंगा। बिकॉज ये कैसे निश्चित करूंगा कि ये बॉटम कार्बन है या ये बॉटम कार्बन है? इसके रिस्पेक्ट में देखता हूं तो OH जैसे राइट में आता है, इसके रिस्पेक्ट में देखता हूं तो OH जैसे है वो लेफ्ट में आता है। यदि कुछ इस टाइप से इसको C डबल बॉन्ड O OH कर दिया जाए, C डबल बॉन्ड O OH राइट में कर दिया जाए
तो फिर मैं ये बात डिसाइड नहीं कर पाता हूं कि ये कौन सा फॉर्म होगा, ये एल फॉर्म होगा या ये डी फॉर्म होगा। इफ आई राइट इट लाइक दिस, तो वो सिर्फ एक ही सेंटर की बात कर रहा है। यदि दोनों चीजें सेम हो जाए तो अगेन उसके पास में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कौन सा फॉर्म होने वाला है, डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट यदि हम देखें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में that is about optical activity in compounds having no chiral center, having no chiral center। ऑप्टिकल एक्टिविटीज इन कंपाउंड हैविंग नो कायरल सेंटर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई कायरल सेंटर नहीं है उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है वो देखते हैं। नाउ नंबर 1, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन केस ऑफ एलीन्स। नंबर 1, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन केस ऑफ एलीन्स, इन केस ऑफ एलीन्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन केस ऑफ एलीन्स। अब एलीन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे देखते हैं समझिए। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो यदि इसको देखें तो ये एलीन है बेटा। एलीन का मतलब है जब डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली लगे होते हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ एलीन। अब ये जो एलीन है इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं जिससे कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मैं तुमको दिखा पाऊं। इधर H कर देता हूं, इधर CH3 कर देता हूं, यहां पर H कर देता हूं और यहां पर CH3 कर देता हूं। ठीक, अब एलीन्स के केस में यदि आप ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना चाहें तो कैसे देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, समझो बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कोई भी आइसोमर को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए या कोई भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसकी मिरर इमेज ओवरलैप नहीं करनी चाहिए उस पर। मिरर इमेज शुड नॉट ओवरलैप ऑन दी ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज है वो उस पर ओवरलैप ना कर पाए तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको देखने का एक आसान तरीका हमने किरल सेंटर देखा था। अब हम दूसरी चीज देख रहे हैं, ऐसे जगह पे जहां पे किरल सेंटर मौजूद नहीं है उसके बावजूद ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो हमने इसके बाद में कुछ सिमेट्रीज पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो और उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अ मॉलिक्यूल नॉट हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। नाउ सी दिस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा, दैट इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखे तो 1s2, 2s2, 2p2, तो ये हो गया 2p2, 1, 2 एंड दिस इज 2s2। और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है किसके बीच में? इनफैक्ट यहां यदि देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको उछाल के ऊपर ले जाना पड़ेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन यदि देखें तो हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3 और लोन पेयर कितना है? 0। देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में थे, चारों के चारों चले गए कहां? बॉन्डिंग में। Therefore, no unpaired electron is left. No lone pair is left. 3 sigma bond are there, 0 lone pair. तो 3 plus 0 बराबर 3 is equals to sp2 hybridization। मतलब एक s और 2p आपस में मिक्स होकर के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। So this is sp2 hybrid orbital, sp2, sp2,
and one remains, and this is pure p orbital which is left out. ये प्योर p ऑर्बिटल जो है वो बनाता है पाई बॉन्ड और ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक sp2 खर्च हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक और सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक और खर्च हो जाएगा. बचा क्या? एक प्योर p ऑर्बिटल बच जाएगा. ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसके पास जो ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे sp, sp, प्योर p और प्योर p. ये दो प्योर p दो पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये दो sp दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. अगेन दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड व्हिच मींस इसके पास भी तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और एक प्योर p ऑर्बिटल होगा. ये तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे एंड दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड बनाएंगे एंड दिस विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. नाउ प्योर ऑर्बिटल्स बेटा पाई बॉन्ड बनाता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरली सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. नाउ सी दिस, ये कार्बन, इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल मौजूद है, वो p ऑर्बिटल में यूं बना देता हूं. दिस इज देयर, वन p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, दिस इज लाइक दिस. इस कार्बन पे अगेन एक p ऑर्बिटल मौजूद है, लाइक दिस. अब एक बात सोचो तुम, ये जो दो p ऑर्बिटल है, एक हरे रंग से बनाया है मैंने, एक व्हाइट रंग से बनाया है, जो बीच वाले पे है, इसमें अभी तुम इसको कंप्लीट मत बनाना बेटा, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे और पाई बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, ये दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे. पर ये दो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते. एक बात तो तय है कि ये दो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, बिकॉज क्या है कि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन एक ही होगा. इसका मतलब इस कार्बन को थोड़ा सा घूमना पड़ेगा और यदि ये कार्बन घूमा तो ये p ऑर्बिटल जो नेक्स्ट वाला है वो 90 डिग्री तक घूमेगा, बिकॉज इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है. तो ये भी बेटा मैं 90 डिग्री तक घुमा देता हूं एंड नाउ द पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन दिस वन. ओके, ये 90 डिग्री तक बेटा घूम गया है. तो अब आप जरा सा ध्यान देना, मैं ये बोलूंगा कि यदि एक पाई बॉन्ड इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, यूं इस प्लेन में है, तो दूसरा वाला जो है वो इस प्लेन में हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन. या ऐसा कर देता हूं, दिख रहा है क्या वहां से तुम लोगों को? ये दिख रहा है बेटा? ये इस प्लेन में हो गया और ये वाला जो है वो इस प्लेन में हो गया. यदि तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 11th क्लास का याद हो तो मैंने वहां भी तुमको ये केस समझाया था. तो एक हो गया परपेंडिकुलर प्लेन में और दूसरा इसी के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गए. ठीक, नाउ सी दिस. अब बेटा इनमें इस वाले पे एक CH3 लगा हुआ है जो कि इधर जा रहा है और इस वाले पे एक H लगा हुआ है जो कि इधर आ रहा है. इस पे एक CH3 लगा हुआ है और इस पे एक H लगा हुआ है. अब कायदे से यदि तुम सिमेट्रिकली देख रहे होगे, जब तुम इधर देखते हो इसको तो तुम लगता है जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा सकते हैं, मतलब यहां से एक प्लेन गिरा देंगे और ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे. बट ये बात सत्य नहीं है. क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि बेटा जो चीज इस प्लेन में है उसकी मिरर इमेज इस प्लेन में नहीं हो सकती. ठीक है, यदि कोई चीज इस प्लेन में है तो उसकी मिरर इमेज इस प्लेन में नहीं हो सकती, उसकी मिरर इमेज भी इसी प्लेन में होगी. मतलब ऐसी मिरर इमेज यूं आनी चाहिए, बट वो मिरर इमेज यूं ना आके यूं आ रही है. आर यू गेटिंग मी? वो मिरर इमेज यूं ना आकर के यूं आ रही है, तो ये तो मिरर इमेज नहीं हुई क्योंकि वो उसके 90 डिग्री में 90 डिग्री में मिरर इमेज नहीं आ सकती. सभी बच्चों को क्लियर ये बात? ओके, इफ इट इज क्लियर टू यू ऑल, तो इसका मतलब इसमें मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिरा सकता. आप सब लोग अपना हाथ यदि यूं ही करके देखेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं गिर सकती, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री गिराने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए. अब बेटा यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें गिराना है तो मेरे को इसको यूं करना पड़ेगा. ठीक है, इसको मेरे को अपोजिट ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटर ऑफ सिमेट्री गिरेगी. इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर सकती है अभी जो आप देख रहे हैं, और यदि आप यूं कर दें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री गिर जाएगी. बट ये इसके अपोजिट ना होकर इसके परपेंडिकुलर है, तो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री गिरेगी और ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरेगी. अब तुम सपोज करने की कोशिश करो, पीछे मत देखो, सपोज करने की कोशिश करो.
नाउ सपोज दिस कि तुम मिरर के सामने इस चीज को रख दो, मिरर के सामने तुम एक कॉपी लो अपनी, दो रजिस्टर, जो बच्चे जिस जिस बेंच पे बैठे हुए हैं वो दो रजिस्टर लो, एक रजिस्टर को डेस्क के प्लेन में रख दो, एक रजिस्टर को डेस्क के प्लेन में रख दो, रख दिया, दूसरे रजिस्टर को उसके परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, दूसरे रजिस्टर को उसी से सटा के उसके परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, कर दिया बेटा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखिए ना, मेरे पास ये एक कॉपी है, मैं इसको यूं और दूसरा यूं, क्या आप लोगों को वहां से दिख रहा है क्लियरली क्या कर रहा हूं मैं? ओके बेटा, अब सपोज करो कि इसको मिरर के सामने तुम रख रहे हो, क्या मिरर इमेज ओवरलैप करेगी? तुम इसको अब सपोज करो कि तुम उसको मिरर के सामने रख रहे हो, तो जो मिरर इमेज बनेगी वो मिरर इमेज क्या इसके ऊपर ओवरलैप कर सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं करेगी मिरर इमेज ओवरलैप, क्योंकि जो रजिस्टर तुम्हारा बेंच के प्लेन में है उसकी मिरर इमेज ठीक सामने बेंच के प्लेन में आएगी, और जब उसको ओवरलैप कराने के लिए उसके ऊपर लाओगे तो जो रजिस्टर प्लेन में है बेंच के वो जाके ओवरलैप करेगा किस पे? उस रजिस्टर पे जो कि परपेंडिकुलर है बेंच के, तो वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर सकते, मतलब उनकी मिरर इमेज भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर सकती। आप ये जरूर सोच रहे होंगे आप में से कुछ बच्चे कि क्या सर मैं इसको उठा के यूं का यूं रख दूं तो वो ओवरलैप कर जाएगा, बट मैंने आपको पहले ही बताई ये बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री में नथिंग शुड बी प्लेन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चीज को आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर उठा करके काम नहीं करेंगे, दैट इज अगेंस्ट द रूल्स। तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आप जैसा घुमाना चाहते हो वैसा घुमा लो, उस पर भी आप ओवरलैप नहीं कर पाओगे। देयरफॉर एलीन्स इज ए केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट एक बात याद रखो, तुम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिर रही है, आप उन दोनों रजिस्टर को वैसे ही का वैसा रख लो वापस से, और एक बात सोचो आप कि रजिस्टर के एक कोने से CS3 जुड़ा है और दूसरे से H जुड़ा हुआ है, और दूसरे रजिस्टर पे भी एक कोने पे CS3 और एक कोने पे H जुड़ा हुआ है। अब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री गिराने की कोशिश करो, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर सकती है? देखो बेटा, ये यूं है, ठीक। अब मान लो, ध्यान से देखो, अब मान लो इस वाले से एक CS3 ऊपर जा रहा है और एक H नीचे जा रहा है। इस वाले पे जो ये इनटू दी प्लेन है, ये इनटू दी प्लेन है, इस पे एक CS3 इधर जा रहा है और एक H इधर जा रहा है, CS3 उधर जा रहा है और H उधर जा रहा है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा गिराने की कोशिश कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिरेगी। एक प्लेन काटो, यदि आपने इसको यूं चाकू लेकर के काटा तो ये तो बराबर से कट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि बराबर से कट जाएगा, बट जब वो चाकू यहां से क्रॉस करेगा, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक ही चाकू से काट रहे हो, तो ये तो बराबर से कट जाएगा, बट जब वो इधर से क्रॉस करेगा चाकू तो निश्चित रूप से एक तरफ CS3 जा रहा है, एक तरफ H जा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिर सकता। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ये? ओके बेटा, नाउ अब तुम एक बात सोचो कि इस पे CS3 और H ना लगा के दोनों तरफ मैं HH लगा दूं, मतलब मैं इधर CS3 की जगह H रख देता हूं, किसी भी एक जगह पे H रख देता हूं, मतलब इधर से CS3 हटा के H रख देता हूं। अब तुम सोचो क्या इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर सकता है या नहीं गिर सकता? मैं यहां से बेटा CS3 हटा रहा हूं और उसकी जगह H रख रहा हूं, तुम मुझे बताओ क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर सकता है या फिर नहीं गिर सकता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिर सकता है। होशियार बच्चे देख, ये रजिस्टर तुमने रख दिया किस प्लेन में? जिसपे CS3 और H लगा हुआ है, वो इस प्लेन में, ठीक है, और ये वाला रजिस्टर तुमने रख दिया इस प्लेन में, ठीक है। अब चाकू लगाओ, तुमने इसको काटा यूं, तो बेटा CS3 यूं ऊपर जा रहा है तो वो भी बराबर से कट जाएगा, और यही चाकू जो है इस पूरे रजिस्टर को काटता हुआ नीचे H को भी काट देगा। आर यू गेटिंग? मैंने तुमको ये बोला था कि एक तरफ CS3 और H है और दूसरी तरफ क्या है? H और H है। अब देखो यहां ध्यान दो, ये बेटा इस रजिस्टर पे एक तरफ CS3 लगा हुआ है और दूसरी तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ CS3 लगा हुआ है और दूसरी तरफ H लगा हुआ है, ठीक है। अब इस रजिस्टर को देखो, इस रजिस्टर पे दोनों तरफ H लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस रजिस्टर को काटने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ ए चक्कू।
ये कट जाएगा बेटा बराबरी से, क्योंकि H ऊपर जा रहा है। इस चौक को मान लो H, ये चौक क्लियरली विजिबल है क्या वहां से, इसको H मान लो, ठीक है। इसी टाइप का चौक नीचे जा रहा है और उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया CS3। जब काटूंगा तो चौक भी बराबर से कट जाएगा, रजिस्टर भी बराबर से कट जाएगा और नीचे वाली चौक भी बराबर से कट जाएगी। इसका मतलब CS3 भी कट गया और H भी कट गया, ठीक है। इसी से अब यही वाला चाकू जो है वो क्रॉस कर रहा है किससे, इस वाले रजिस्टर से। ये वाला रजिस्टर इस प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों यूं हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये वाला कट चुका है, अब वही चाकू लंबा चाकू है और वो क्रॉस कर रहा है इधर से, तो वो इसको बीच से काट देगा यूं, बीच से काट देगा यूं, ठीक है। अब जब ये बीच से काटेगा तो एक तरफ H है और दूसरी तरफ भी H है, तो इसका मतलब मिरर इमेज बन गई एक दूसरे की, प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर गया। ये तो बराबर से कट ही गया था, क्योंकि इसमें आधा CS3 आधे भाग में कट गया, आधा CS3 उस तरफ, आधा CS3 इस तरफ, आधा H उस तरफ, आधा H इस तरफ, क्योंकि ये जब इस प्लेन में था तो चाकू यूं निकलता था, तो वो CS3 को भी काटता था और नीचे H को भी काटता था। ये जो परपेंडिकुलर प्लेन में था, इसको जब यहां से काटा तो क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या लगाया हुआ है, दोनों तरफ H और H लगा हुआ है, इसलिए वो तो बराबर से कट ही जाएगा। लास्ट टाइम बराबर से क्यों नहीं कटा था, क्योंकि एक तरफ CS3 था और एक तरफ H था। अब क्लियर है बेटा, ओके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो यहां पर गिर जाएगा, यदि दोनों तरफ H हुआ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा, तो उस केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बट इन दिस केस एलीन है। अब ब्रह्म वाक्य सुनो कि यदि एलीन है, इवन एलीन है, इवन एलीन का मतलब क्या हुआ, इवन एलीन का मतलब ये हुआ कि इवन एलीन का ये मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है। और यदि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है, इवन है, इवन है मतलब दो है, इवन एलीन है, तो वो निश्चित रूप से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा यदि इवन एलीन्स के टर्मिनल कार्बन्स पे जो दो ग्रुप अटैच हैं वो अलग अलग। समझे बात को, ए बी टाइप हो सकता है, ए बी सी डी टाइप हो सकता है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। ये वाला टर्मिनल कार्बन जो राइट में टर्मिनल कार्बन में, उस पर दो अलग ग्रुप है, वो ए बी है। अब जो लेफ्ट में टर्मिनल कार्बन है उस पर दो अलग ग्रुप है, वो सी डी हो सकते हैं, वो ए सी हो सकते हैं, वो ए बी हो सकते हैं, कुछ भी हो, बट वो दो आपस में अलग अलग है। और इस तरफ भी वो दो आपस में अलग अलग है, तो वो निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सुन लिया तुम लोगों ने इस बात को कि इवन एलीन्स, इवन एलीन मतलब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो और वो इवन नंबर में हो, मतलब जैसे कि यहां पे कितने हैं, दो डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इवन एलीन हो गया। तो इवन एलीन्स हैविंग terminally having different groups attached on terminal carbons are optically active. Clear? लिख लो बेटा इस बात को, even allenes having different atom attached on terminal carbons, different atom attached on terminal carbons, even allenes having different atoms attached on terminal carbons, different atoms attached on terminal carbons are optically active, are optically active, are optically active। ठीक है बेटा, और सही बोलूं तो इसको हम किरल सेंटर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सिस के अराउंड किरलिटी है, तो इसको हम किरल एक्सिस बोलते हैं। हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा कोर्स में सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है आईआईटी में, अभी तक मैंने कभी भी क्वेश्चन किरल एक्सिस पे नहीं देखा है। पर यदि कोई बोलता है कि इस केस में किरल सेंटर नहीं है, बात बिल्कुल सही है, इस केस में किरल सेंटर नहीं है, इस केस में किरल एक्सिस मौजूद है। सो दिस वाज ऑप्टिकल एक्टिविटी इन केस ऑफ एलीन्स। नाउ ठीक है, नाउ दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेट अस फोकस ऑन अदर पॉइंट्स। बाकी पॉइंट्स पे भी फोकस करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ बाइफिनाइल्स, इन केस ऑफ बाइफिनाइल्स। नाउ सी दिस,
नाउ सी दिस, इस पे ध्यान दो होशियार बच्चों। ये दो बेंजीन रिंग है, मतलब फिनाइल रिंग्स है, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, दिस इज द केस ऑफ बाइफिनाइल्स। नाउ सी दिस बेटा, इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में रिपल्शन होगा और इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। इस वजह से बेटा ये वाली जो रिंग है या ये वाली जो रिंग है, इन दोनों में से कोई एक रिंग अपने प्लेन को बदलेगी। तुम खुद सोचो कि ये कितने डिग्री से अपने प्लेन को बदले कि इनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो। सोचो और सोच के बताओ एक रिंग कितने डिग्री से मुड़ जाए कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम आए। सोचो, शाबाश बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री से यदि रोटेट हो गया तो इनके बीच जो रिपल्शन है वो मिनिमम आएगा, मतलब निश्चित रूप से ये अपने रिपल्शन को कम करने के लिए 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप हैं। इसलिए यदि ग्रुप बड़े बड़े ना होते तो ये अपने आप को रोटेट नहीं करती रिंग। तुम सवाल पूछ सकते हो कि सर उस केस में भी रोटेट क्यों नहीं करती, वहां भी तो थोड़ा बहुत रिपल्शन रहेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। मैं इसका जवाब तुमको देता हूं। देखो बेटा, यदि ये दो रिंग यूं होती, कुछ इस तरह से होती, तो भी इन दो रिंग्स के बीच में किसी प्रकार का, ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में होती हैं, बोथ रिंग्स आर इन सेम प्लेन, बोथ रिंग्स आर इन सेम प्लेन, दोनों रिंग एक ही प्लेन में होंगी। नाउ सी दिस, दोनों रिंग एक ही प्लेन में होंगी। दोनों रिंग इसी प्लेन में होंगी, समझना बेटा बात को। अब दोनों रिंग यदि इसी प्लेन में होगी तो क्या होगा, 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। हाँ सॉरी, 90 डिग्री पे रोटेट होना चाहिए, पर 90 डिग्री पे रोटेट नहीं होगी, सेम प्लेन में, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे रोटेट नहीं हो रही है। हालांकि ये लग सकता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिपल्शन है, बट बेटा हाइड्रोजन बहुत छुटकू होता है, बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिपल्शन उतना मेजर रिपल्शन नहीं होता है। तो भी तुम बोलोगे कि सर फिर भी रिपल्शन तो है, तो क्यों ना अपने आप को बदल ले प्लेन से और रिपल्शन को खत्म कर दे। बट रिपल्शन को खत्म करने से जो चीज खत्म होती है वो रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर से इधर गिर सकता है, ये बॉन्ड इधर से इधर आ सकता है, ये बॉन्ड इधर से आगे जा सकता है, मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस व्हिच ऑपरेट्स इन दीज स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस जो है वो ब्रेक होता है और रेजोनेंस के ब्रेक होने से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। यहां पे फिर क्यों मुड़ गया, यहां पे इसलिए मुड़ गया कि रेजोनेंस के कारण जितना स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा होगा उतना डीस्टेबलाइजेशन हो रहा होगा ड्यू टू द रिपल्शन। रिपल्शन के कारण बहुत ज्यादा डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी सिस्टम की ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए सिस्टम अपने आप को रेजोनेंस से हटा करके अपने आप को मिनिमम रिपल्शन की स्थिति में ले जाएगा। तो यहां ये दोनों एक ही प्लेन में टिके रहेंगे, यहाँ पे ये प्लेन बदल रहे हैं। आई होप सभी बच्चों के दिमाग पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों मॉलिक्यूल्स अपना प्लेन, यहाँ पर ये दूसरी रिंग अपने प्लेन को 90 डिग्री तक बदल रही है। नाउ सी दिस, होशियार बच्चों, ये रिपल्शन हुआ और रिपल्शन के कारण एक रिंग 90 डिग्री पे गई और दूसरी रिंग जो है वो सेम प्लेन में है रही है। ठीक है, now see this, now see this, ऐसा हो गया, ये प्लेन बदल लिया इससे। अब देखो बेटा, अगेन ये कंडीशन वैसी ही आ गई जैसी कंडीशन अभी तक थी, मतलब यूं एक बार फिर से कंडीशन ऐसी आ गई।
अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ हो सकता है तुम में से किसी बच्चे को दिखाई दे रहा हो ये कि सर ये NO2 और ये NO2 एक दूसरे से अपोजिट ओरिएंटेशन में बराबरी की दूरी पे है, ये COH और ये COH एक दूसरे से अपोजिट ओरिएंटेशन में बराबरी की दूरी पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री गिर जाना चाहिए। बट बेटा आप गौर से देखो, दो रिंग एक प्लेन में नहीं है तो अपोजिट ओरिएंटेशन में वो नहीं है, इसलिए वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिर सकती। सेंटर ऑफ सिमेट्री गिरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसको यदि यूं गिराओगे तो NO2 की इमेज COH नहीं हो सकता, COH की इमेज NO2 नहीं हो सकता, देयरफॉर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं गिर सकता है। दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बाइफिनाइल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स, बोथ साइड्स पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, वो बाइफिनाइल्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्योंकि इनकी मिरर इमेज इन पे ओवरलैप नहीं करेगी। अगेन आपको उन्हीं रजिस्टर्स के माध्यम से चीज को वापस से समझना है। नाउ सी दिस, पर यदि मान लो सिर्फ एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन होता, मतलब एक जगह पे इधर COH कर दूं और इधर COH कर दूं, तब भी बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा, क्योंकि फिर भी इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं आता इनके बीच में कि वो रिंग अपने प्लेन को बदले। और रिंग ने यदि अपने प्लेन को नहीं बदला तो बेटा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इनटू दी बॉडी गिर जाएगी। मतलब ये रिंग यदि एक ही प्लेन में तो आप यूं 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 करके सबको काट दो तो ये दो बराबर भाग में कट जाएगा। बट एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि एक सिंगल होने के बावजूद भी रिंग को रोटेट कर देता है, क्योंकि उस ग्रुप का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, एंड दैट ग्रुप इज SO3H, SO3H एंड दिस इज SO3H एंड दिस इज H। ये जो है अपने इस रिंग के प्लेन को चेंज कर देगा, और यदि इसने रिंग के प्लेन को बदल दिया तो 100% जो है क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो लो इसको, आई थिंक थर्ड वाला शायद तुम्हें ये वाला दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला बेटा दिखाई नहीं दे रहा। ओके, मैं इसको वापस से बना दूंगा, है ना। ये वाला सबने नोट कर लिया होगा। इसी में तुम बना लेना, इस पे लिख देना SO3H, इधर H, इधर SO3H और इधर H, और यहाँ लिख देना ऑप्टिकली एक्टिव। So this is a case of biphenyls. This is a case of biphenyls. Now I'll give you one question. You just try to solve this question, whether you can solve this or not. तुम खुद बेटा इसको ट्राई करो। इधर CH3 है और इधर CH3 है, ये ऑब्वियसली COOH है और ये भी COH है। एंड टेल मी वेदर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। आप इस क्वेश्चन को देख के ट्राई करें, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नोट कर लें इसको फटाफट।